स्वदेश का जलवा खरा सौदा को हिंदी कैटेगरी में मिला बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का अवार्ड। हेलो और वेलकम। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक स्पेशल चैट हमने ऑर्गेनाइज की है अपने व्यूअर्स के लिए, ये समझने के लिए कि जो फेड मीट आने वाली है और फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है, अपने लिक्विडिटी सिस्टम से ट्रिम करने वाला है करीब $95 बिलियन अ मंथ, इसका इमर्जिंग मार्केट्स पे और भारतीय बाजारों पे क्या असर होगा, इसका मतलब क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। लक्ष्मी अय्यर, CIO फिक्स्ड इनकम कोटक AMC की, मैक्रोज को और फिक्स्ड इनकम मार्केट्स को ग्लोबल और डोमेस्टिक बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। और हमारे साथ जेक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म रन करते हैं, ग्लोबल मैक्रोज को एक्विटीज़ के साथ कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं। और क्योंकि वो फंड रेजिंग, चाहे वो डोमेस्टिक फंड रेजिंग हो, ग्लोबल फंड रेजिंग हो, उस पर काफ़ी काम करते हैं, तो वो हमें हेल्प करेंगे कि एक्विटी एज एन एसेट क्लास या एक्विटी एज ए इंस्ट्रूमेंट पे राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझाने के लिए। जेंटलमैन एंड द लेडी, थैंक यू वेरी मच ईटी नाउ स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। लक्ष्मी, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा इस बारे में कि भाई ये बात तो काफ़ी समय से हो रही है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। फेड स्पेशली वेस्ट इस बात की शुरुआत करेगा धीरे धीरे और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स भी फॉलो करेंगे, इंडिया भी फॉलो करेगा, परहैप्स विद अ लैग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी ओवरहीट नहीं हुई है कि उसको रेट्स शार्पली हाइक करके कूल डाउन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन कितना उसमें ऑलरेडी इन द प्राइस है, मनी मार्केट्स, ग्लोबल मनी मार्केट्स कितना उसको प्राइस इन कर रहे हैं कि रेट हाइक स्टीपली अब यूएस में स्टार्ट हो जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम यूएस से स्टार्ट करें तो ये साफ दिख रहा है कि जो फेड फंड फ्यूचर्स है, जहां पे ऑलरेडी रेट हाइक या रेट का जो भी रेट एक्शन होने की संभावना है, उसकी डिस्काउंटिंग मार्केट काफी हद तक पहले से कर चुका होता है। वो बाजार से ये अंदाजा आ रहा है कि काफी हद तक कम से कम 7 रेट हाइक यूएस पे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। आज की तारीख में अगर आप यूएस के जो 10 साल के यील्ड कर्व के आंकड़े देखो तो लगभग 3% पहुंच चुका है। आज की तारीख में 2.95% पे ट्रेड हो रहा है। इसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी नेगेटिव आउटकम हो सकता है, जो भी हॉकिश अंडरटोन फेड के द्वारा आई जा सकती है, काफी हद तक वो ऑलरेडी प्राइसेस में आ चुके हैं, ऐसा हमारा मानना है। और टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप हमारे भारत की बॉन्ड की यील्ड्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट की हमारे देश में रेट हाइक होने वाला है। ये बतला रहा है जो हमारे फेड फंड फ्यूचर्स की इक्विवेलेंट कर्व को हम ट्रैक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं OIS यानी इंटरेस्ट रेट स्वैप कर्व। तो मेरा ये मानना है कि 80 से 90% की जो डिस्काउंटिंग है रेट हाइक्स की विश्व भर में, वो बॉन्ड डील्स में हो चुकी है। जेक्स, आप समझाएं, क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत शार्पली, इनफैक्ट इंडिया का मार्केट भी 7,500 वाला निफ्टी एक बार को 18-19 हो गया जब फेड ने ग्लोबली मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया, अपनी बैलेंस शीट को अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ाया, क्योंकि कोविड रिलेटेड स्लो डाउन स्टेयर कर रहा था और वो चाहते नहीं थे कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े ग्रोथ शॉक में चली जाए। अब जब वो रिवर्स होगा करीब $100 बिलियन पर मंथ, $95 बिलियन पर मंथ के रेट से, तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स कैसा बिहेव करेंगे आपके व्यू में? अगर ये देखें कि लास्ट 3 से 4 महीने में जो भी बात चल रही है, इनफैक्ट काफी हद तक एज लक्ष्मी सेड ये फैक्टर हो चुका है कि 7 रेट हाइक्स विल हैपन। और इंटरेस्ट रेट्स जो 10 ईयर बॉन्ड्स आई थिंक ट्रेडेड 0.8% यानी कि 0.8% तक नीचे ट्रेड कर चुका था, वो 3% तक भी ट्रेड कर चुका है। इतना शार्प मूव कभी हमने देखा नहीं है। तो इससे क्या हुआ है कि पोर्टफोलियो एलोकेशंस भी वहां तक इक्विटी के लिए करते गए हैं लास्ट 3 से 4 महीने में भी, इवन 5 महीने में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। इंटरनेशनली जब ये बॉन्ड बाइंग हुआ या ये जंग बॉन्ड बाइंग एंड अदर जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फेड ने खरीदा, तो मोस्ट कंट्रीज में इफेक्टिवली नोट्स को मतलब दे बेसिकली इंक्रीज मनी इन सर्कुलेशन।
तो बोलते हैं कि जैसे जापान में 56% जीडीपी का इन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ा दिया, या यूएस में 25 to 30%, यूरोप में 25 से 35% तक हर जगह इन्होंने इफेक्टिवली प्रिंटिंग ऑफ नोट्स किए। इंडिया में ये 5 से 7% भी हुआ नहीं इतना। जो इनफैक्ट आरबीआई ने मेजर्स हेल्प किए विद द गवर्नमेंट हेल्प, ये सारे कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे किए गए थे। इनफैक्ट इंडिया में क्या हुआ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, कि बाकी कंट्रीज में जब ये बोला गया कि द मनी सप्लाई और इफेक्टिवली द बॉन्ड बाइंग विल गेट टेपर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो इजी मनी जो अवेलेबल था, डेट की उतनी कटौती होती जाएगी ओवर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स। लेकिन इंडिया में 54 बिलियन का अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग लास्ट 3 साल में आ गया, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो आप एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की तरह देखिए, इफ इंडिया वाज अ कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड स्टेज, मतलब अगर इंडिया एक इक्विटी होता तो इंडिया को बाकी बैलेंस शीट्स को डेट के तौर पे इंक्रीज किया गया। इंडिया को परमानेंट कैपिटल यानी इक्विटी के तौर पे $54 बिलियन का इनफ्लो आया। लेकिन जो इम्पैक्ट आ रहा है इक्विटीज में, जो सेकेंडरी मार्केट का इम्पैक्ट है, वो 25 से 28 बिलियन का उतना उन्होंने पुल आउट कर लिया लास्ट अक्टूबर से। यानी कि लॉन्ग टर्म मनी हैज कम इनटू इंडिया थ्रू अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, एंड द शॉर्ट टर्म और हॉट और द इक्विटी secondary flows have gone out to the extent of 28 billion. About 8 to 10 billion has come in by way of IPOs. अगर आप ओवरऑल देखोगे, इंडिया में अभी भी नेट पॉजिटिव है, एंड इन दिस मैनर इंडिया के मार्केट्स हैव शोन मोर रेजिलियंस, बट इंटरेस्टिंगली द रूपी हैज बीन more stable than most other currencies in the world, including the Japanese yen, etc. राइट, बहुत अच्छी बात बोली आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पैसा डिफरेंट इकोनॉमीज़ में आया, ये भी एक नेचर ऑफ मनी डिफरेंट रहा, ये आपने डिफरेंशिएशन बताया। जेक्स, हमने देखा कि इंडियन मार्केट में से एक अनप्रेसिडेंटेड आउटफ्लो हुआ लास्ट कुछ महीनों में एफआईआईस के थ्रू। आपका तो एफआईआई कम्युनिटी में काफ़ी फ्रेंड्स हैं सर्कल में, आपको लगता है कि ये सस्टेन कर रहा है? क्या फीडबैक आप ले रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उसके बावजूद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल्स वन साइडेड आउटफ्लो हो रहा है। क्या ये इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ने के का भी एक रीजन था जिसकी वजह से पहले ही पोजीशनिंग शुरू हो गई, और कितना जारी रह सकता है ये आपके हिसाब से? दो फैक्टर्स है मेरे हिसाब से। एक तो इंटरेस्ट रेट्स के कारण मैंने बोला कि लॉट ऑफ द ईटीएफ मनी जो सिर्फ ये ट्रैक करती है कि पैसा एलोकेशन के तौर पे बड़े बड़े मार्केट्स में आता है, उसमें जो इंडिया का परसेंटेज है उससे थोड़ा ज्यादा आता गया ओवर द लास्ट 2 इयर्स। जो लास्ट 6 महीने में मेरे हिसाब से जो 28-29 बिलियन की आउटफ्लो हुआ है, उसमें ईटीएफ का पैसा मेरे हिसाब से 70% है। बाकी 30% लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियोज ने रिड्यूस किया है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियोज आर नॉट affected because of interest rates that much, but there is also another play. A number of broking houses have recommended कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया वाज चीप 2 years ago, और अभी इंडिया के कंपैरिजन में चाइना काफी चीप लगने लग गया है। तो इट्स अ टैक्टिकल प्ले और टू सम एक्सटेंट सम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। तो एक है इंडिया चाइना का रिलेटिव वैल्यूएशन का प्ले, सेकंड है ये इंटरेस्ट रेट्स का प्ले, एंड थर्ड इज द एक्सपेक्टेड। और मेरे हिसाब से जो फ्लो आउटफ्लो होना था ब्रॉडली हो चुका है। अभी जो हो रहा है इट मे बी जस्ट टू द एक्सटेंट मिररिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज मैं रिसेंटली एक्चुअली 1 महीना यूएस और यूके में होके आया हूँ, और जितने लोगों से बात किया मुझे ऐसा लगा कि उनकी पोजीशनिंग भी एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट बल्ज ब्रैकेट फर्म्स इन द वर्ल्ड, जो मतलब बिना स्पेसिफिक नेम के लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एक्सेट्रा, उनके भी जो एब्सोल्यूट हेड्स हैं उनका भी ये मानना है कि उनकी पोजीशनिंग हैज बीन वेरी बेरिश। आज किसी से भी बात कर लो आप, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मार्केट में तेजी करो। लोग सभी बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, पैसे का ये हुआ है, वैल्यूएशन का ये हो गया, तो इसीलिए मार्केट घटेगा। तो मेरे हिसाब से दैट प्ले आउट हैज हैपेंड। पोजीशनिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव है मार्केट्स में। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह आपके चैनल में जब मैं था लास्ट टाइम 16,000 के नीचे, आई डिड मेंशन दैट वी आर इन फॉर अ वेरी शार्प राइज। उसके बाद 16 से हम 18.5 तक गए। मेरा ये मानना है कि एक और बाउंस अभी आने की मतलब संभावना है मार्केट में, एंड ब्रॉडली स्पीकिंग ये 16,500 to 18,500 का रेंज रहेगा अगले 2-4 महीने के लिए।
उसके बाद बिकॉज द मार्केट हैज स्पेंट सफिशिएंट टाइम, आई थिंक इट विल ट्रेड ऑन हायर लेवल्स उसके बाद, बट इंडेक्स वाइज रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन पैसा जो है एफएमसीजी और जैसे ये फाइनेंशियल्स हैं जो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में दे गेट अफेक्टेड, वहां से निकल के मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन, पावर, मेटल्स, कमोडिटीज, ओल्ड इकोनॉमी में आएगा। सो इट विल गो फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू इन दैट सेंस। लक्ष्मी, मैं आपसे आपका व्यू ये भी समझना चाहूंगा कि एक साइड ऑफ द कॉइन है राइजिंग रेट्स, दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है इन्फ्लेशन जो बाजार को काफ़ी कंसर्न कर रहा है। जिस हिसाब से इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री डेटा आ रहा है और चीज़ें नॉर्मलाइज या तो हो रही हैं या एक्सटेंड हो रही हैं, आपका व्यू क्या है कि बिटवीन दिस क्वार्टर एंड द नेक्स्ट, वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पीक ऑफ कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी बन चुका होगा? क्या आपको ये सेंस अभी आ रहा है या अभी चीज़ें अनक्लियर टेरिटरी में हैं? हमारा ये मानना है शायद कमोडिटी प्राइसेस की पीक ऑलमोस्ट अब के लिए हो चुके हैं, क्योंकि दो तरफ से देखा जाए, एक तो हल्का हल्का सा यूएस में शायद स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, मे बी नॉट नाउ बट विद अ लैग। दूसरी चीज जो बहुत ही अहम है कि चाइना लॉकडाउन, काफी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ चाइना जीडीपी जो है लॉकडाउन में है। और अगर आप देखो कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन चाइना के इंपोर्ट्स घट रहे हैं, तो ये सब एक ही लेवल तक चल सकता है। पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या कमोडिटी प्राइसेस पिक आउट होकर अगर करेक्शन की दिशा में जा रहे हैं, जो कि अब का जो फेज चल रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ कर सकता है? आज की तारीख में देखकर लग रहा है इन्फ्लेशन थोड़ा हद तक स्टिकी हो गया है, और ये जो ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन जैसे फेड ऑफिशियल्स भी बता रहे थे, वो उतना ट्रांजिटरी नहीं है। तो हालांकि कमोडिटीज के दाम करेक्ट हो सकते हैं, कच्चे तेल के दाम भी घट सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन शायद उसी तेजी में घटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल का जो पेंट अप डिमांड है विश्व भर में, वो पैसा भी जो सेविंग्स वगैरह हुआ था, वो पैसा भी एकदम तेजी और फुर्ती से गुड्स एंड कमोडिटीज को चेस कर रहा है। So inflation, yes, is dependent on commodities, no doubt, but it is not necessary कि commodities के प्राइस घटते ही inflation durably घटेगा, ये मुझे immediately लग नहीं रहा। जेक्स, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एक तरफ और स्टिकी इन्फ्लेशन दूसरी तरफ, ऐसे में इक्विटीज से रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को थोड़े मॉडरेट रखने चाहिए? आई थिंक बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ये कॉस्ट पुश पास ऑन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने ये देखा कि एक जर्मन मॉल ओनर ने लिटरली अक्रॉस द बोर्ड 30% जो प्रोडक्ट्स कैरी कर रहे थे बेस्ड ऑन इनपुट प्राइसेस, जो उसके फीडबैक हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, अक्रॉस द बोर्ड नियरली 30% उन लोगों ने बढ़ा दिए ना। ऐसा कोई इन्फ्लेशन नोबडी कैन अब्सॉर्ब इन द शॉर्ट रन। तो क्या होगा इन दैट पीरियड वेयर स्पेशली इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, जहां पर पॉपुलेशन भी एजिंग है, इमीडिएट इम्पैक्ट ये आता है कि कंजम्पशन कट जाता है उतना, बिकॉज द टोटल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इन द मंथ रिमेन्स द सेम। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कमोडिटी क्वांटिटी कंज्यूम्ड रिड्यूसेस। तो मेरा ये मानना है दैट इज नॉट सो इन इंडिया नेसेसरली, बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ इक्विटी मनी। इनिशियली द ability to pass on ये जो cost push inflation है, people like Asian Paints, people like Levers, etc. have indicated कि मुश्किल रहेगा, but they are still trying to pass on. Maybe अपना थोड़ा lag से ये impact feel होगा, but one thing is very clear, we are in for a longer period of inflation and what you call sticky inflation, and I think कि जो India में the ability to pass on may be limited, but it's still there to some extent. बट ये जो मेटल प्राइसेस वगैरह हैं वो तो डेफिनेटली दे विल एंड अप गेटिंग टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बीइंग मच हायर, यानी कि बिल्डिंग बनने का ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा विल गो अप. So I am actually more bullish on things like industrials, where the government and the others are spending money in order to make, let's say, roads and infrastructure etc. ना जहाँ वो स्पेंडिंग एक्चुअली करना उनके लिए और कोई चारा नहीं है, तो उसमें शायद उतना पास ऑन करना भी पॉसिबल रहेगा. लेकिन जो डायरेक्ट कंज्यूमर को जाता है, इट इज क्वाइट लाइकली दैट सर्टेन सेक्शंस विल cut consumption, at least in terms of quantity, and that impact is being already felt in results of
some of these FMCG majors. Right. All right, Lakshmi and Jakes, both of you, बहुत बहुत शुक्रिया आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए और हमें लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में फेड रेट बढ़ने का, इंटरेस्ट रेट्स का असर और बाजार उसको किस तरह से एनालाइज करेगा और एब्जॉर्ब करेगा और बिहेव करेगा इक्विटीज में, वो हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। हफ्ते के पहले दिन बाजार आज निचले स्तरों से थोड़ा सुधर कर बंद हुए। निफ्टी 33 अंक गिरकर 17,069 पर और सेंसेक्स 85 अंक गिरकर 56,976 पर बंद हुए। बाजार में आज दिन भर क्या हलचल रही बताने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, देखिए दिन भर उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने यूं रिकवर किया कि क्या कहें, और आखिरी कुछ मिनटों में तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी हरे निशान में भी बदलता हुआ हम देख चुके हैं। इस बीच अगर कुछ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स की बात करें जो आज दिन भर फोकस में रहे, कैन फिन होम्स लगातार हम डिस्कस भी कर रहे थे, दमदार फंडामेंटल्स, अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर अच्छी तेजी पर कामकाज। आने वाले दिनों में भी अगर क्वार्टर्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही नजरिया था कि तेजी जो है कैन फिन होम्स में लगातार बरकरार रहेगी। करीब 7% के अपमूव्स के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, रूपा एंड कंपनी जैसे कुछ और स्टॉक्स थे जो कि आज अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग अपनी दिखा रहे थे, तो दिन भर में भी एक्शन यहां पर काफी अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी या बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का काम जिन स्टॉक्स ने किया, इंडसइंड बैंक लगातार ऑफकोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था और अच्छी तेजी के बीच यहां पर कामकाज देखने को मिला। कोल इंडिया, टाटा स्टील, HDFC जैसे स्टॉक, स्टील स्पेस की अगर बात करें लगातार वहां पर भी हम देख रहे हैं काफी दिनों से चर्चा है और उस न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते स्टील से जुड़े स्टॉक्स जो है वो लगातार फोकस में भी है। एक्सपर्ट्स का भी नजरिया लगातार स्पेस पर है और टाटा स्टील के तो नंबर्स भी हैं जिस पर फोकस रहने वाला है। इन सब के चलते हमने यहाँ पर एक्शन देखा। इसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर, टाइटन, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे शेयर्स इस सूची में शामिल रहे, जहाँ पर लाल निशान के साथ हमने ट्रेड देखा। विप्रो के नंबर्स आते हुए हमने देखे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे कुछ हद तक जो यहाँ पर देखने को मिला। विप्रो के नंबर्स आने के बाद IT स्पेस आज दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ और विप्रो में भी गिरावट के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहाँ पर देखने को मिला? देखिए आज का दिन ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का था। हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में इंडेक्स ने भी परफॉर्म कर दिखाया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स टाटा केमिकल्स, अजंता फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिली, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, JSW एनर्जी, डॉक्टर लाल पैथ और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव सेक्टर्स में भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के वक्त ज्यादातर सेक्टर्स में हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए और सेक्टर्स ने अपने आप को संभाल लिया था, जस्ट लाइक द इंडेक्सेस। सेक्टर स्पेसिफिक FMCG, मेटल, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजर गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। अच्छी खासी बढ़त के साथ ये सेक्टर्स क्लोज होते हुए दिखे और बिकवाली का दबाव IT, सरकारी बैंक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल स्पेस में देखने को मिला, जहां लाल निशान के साथ बिकवाली हावी होती हुई रही। लेकिन जब बाजार ने फाइनल क्लोजिंग दिखाई, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग वो क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्योंकि दिन भर जिस तरह से बाजार एक लगार्ड वे में काम कर रहा था, क्लोजिंग के वक्त उतने ही जोश के साथ बाजार में हमने अच्छी खासी रिकवरी और दमदार रिकवरी देखी और बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ भी क्लोजिंग। निफ्टी और सेंसेक्स ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। एक दिन की छुट्टी है, देखना ये होगा कि बुधवार के सेशन में जब बाजार खुलते हैं तो किस तरह का असर वहां पर दिखता है। और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के IPO को लेकर एंकर निवेशकों में जबरदस्त जोश दिखाई दे पड़ा। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक LIC एंकर बुक को लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिल चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। जी हाँ, LIC की जो एंकर बुक है वो ओवर सब्सक्राइब हुई है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड्स मिला है एंकर बुक कोटा के लिए, और जो एंकर बुक कोटा था उसका पोर्शन सिर्फ 5,630 करोड़ रुपए था, लेकिन इसके एवज में जो बिड्स आई हैं वो इससे ज़्यादा है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिड किया होगा LIC के एंकर बुक कोटे के लिए, उनमें से नॉर्जिस बैंक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्लैक रॉक ग्लोबल, GICPT, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी फंड, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, SBI म्यूचुअल फंड्स, इनमें से कुछ निवेशक हो सकते हैं। अब चूंकि एंकर बुक का पोर्शन लिमिटेड है और अगर बिड्स ज़्यादा आई हैं तो इनमें से देखना ये होगा कि कितने सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एक्चुअली शेयर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है उनके लिए सजेशन यही दिया गया है कि वो QIB पोर्शन में बिड कर सकते हैं। जो IPO है वो 4 मई से 9 मई तक खुलेगा, जिसमें रिटेल और बाकी HNI और
QIB पोर्शन के इन्वेस्टर्स बिड कर सकते हैं। और LIC के बाद अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। बैंकिंग कानून में बदलाव करना पड़ सकता है। इस बारे में पीएमओ ने वित्त मंत्रालय के पास कुछ सवालों की लिस्ट भेजी है। पीएमओ जानना चाहता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग अधिनियम में क्या और किस तरह के बदलाव करने होंगे, इस पर कौन सी कानूनी राय ली जा सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मेघना। बताएं कि क्या है खबर और किस तरह के चेंज करने पड़ सकते हैं नियमों में। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्ट्रैटेजिक सेल अनाउंस हुआ था वो 2021 के यूनियन बजट में हुआ था और उसके बाद से प्रोसेस काफ़ी स्लो ही चल रहा है। तो जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि पीएमओ ने अब इसी मुद्दे पर 2-3 क्वेरीज भेजी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिनका रिप्लाई वो चाहती है। ये क्वेरीज जो हैं एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर है और एक क्वेरी है कि पीएमओ जानना चाहती है कि याद रखिए ये जो बैंक्स थे ये सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स थे, उसके बाद इनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो पीएमओ जानना चाहती है कि अगर हम फिर से इनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो किसी तरह का लीगल इश्यूज क्या सामने आएंगे, ये पीएमओ ने क्वेरी भेजी है। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी लॉ मिनिस्ट्री का ओपिनियन मांगा है और वो बहुत ही जल्द पीएमओ को रिप्लाईज भेजने वाले हैं। ये भी बताया है सूत्रों ने कि पीएमओ बहुत ही जल्द ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्ट्रैटेजिक सेल किया जाए। ये याद रखिए कि कैबिनेट अप्रूवल होना है इसके ऊपर और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बैंकिंग अमेंडमेंट जो बिल आएंगे उसके बाद ही जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो मैक्सिमम 51% से 26% पर जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही दीपा में ये स्ट्रैटेजिक सेल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आगे कर सकती है। तो ये देखना रहेगा कि अब क्या पीएमओ को रिप्लाई मिलने के बाद इनका स्ट्रैटेजिक सेल फास्ट ट्रैक किया जाता है। और अब बात करते हैं नतीजों की। HDFC के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मुनाफा 3,180 करोड़ से बढ़कर 3,700 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है और NPA में कमी आई है। इन नतीजों को विस्तार से विश्लेषण किया है हमारे सहयोगी सौमित ने। अगर आप HDFC के नंबर स्टैंडर्ड बेसिस पे देखते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है कंपनी का। अगर आप NII देखेंगे जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो करीब 14% से ग्रो करके 4,600 करोड़ रुपीस के आसपास आया। एनालिस्ट ये नंबर को करीब 4,300 टू 4,400 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते तो वो भी करीब 16% ग्रो करके 3,700 करोड़ के आसपास है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन ये नंबर की 3,200 करोड़ के आसपास की थी। अब अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते तो वो भी करीब 8% से ग्रो किया है ऑन ईयर बेसिस। अब AUM ग्रोथ की अगर हम बात करते तो वो 15% आया है ऑन YOY बेसिस। एनालिस्ट ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 12 से 13% की। तो स्ट्रॉन्ग हाउसिंग लोन डिमांड के कारण हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी है AM बेसिस पे। अगर हम GNPA की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। 2.32% जो नंबर था थर्ड क्वार्टर में वो इंप्रूव होकर 1.91% पे आया है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते तो वो प्रीटी मच स्टेबल रही है अराउंड 3.5%। Q-on-Q हल्की सी इंप्रूवमेंट भी हमें दिखी है क्योंकि जो लिक्विडिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी फोर्थ क्वार्टर में। इसी कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन में Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते तो हर फ्रंट में HDFC के नंबर्स ने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर में। HDFC बैंक के अलावा आज FMCG कंपनी ब्रिटानिया ने भी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी की आय में बढ़ोतरी बताई गई है, लेकिन विस्तार से कंपनी के नतीजे कैसे रहे इस बारे में हमें बता रही हैं विनी। ब्रिटानिया के वाटरफो की नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल अबव एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं। नंबर्स को स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस आए हैं नंबर। वॉल्यूम ग्रोथ जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है FMCG कंपनीज के लिए वो श्योरली बेटर है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ET नाउ एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे तो काफ़ी बेटर है। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आया है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन थी लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की, अराउंड 2% की थी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। तो श्योरली बेटर मिड सिंगल डिजिट मतलब 5% 6% की बात कर सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ टर्म्स पे। रेवेन्यू इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ हुई है अराउंड 14% की रेवेन्यू ग्रोथ।
प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स है, अबव एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट और आई है 380 क्रॉस पे। तो ओवरऑल अबव एक्सपेक्टेशन की अर्निंग्स आई है कंपनी की, स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन्स पे तो प्रेशर बढ़ ही रही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है रशिया यूक्रेन वहाँ, उसकी वजह से तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया था उनके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स की, जैसे वीट के प्राइसेस की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, वो प्रेशर कंटिन्यू रहा है। और उसकी वजह से कंपनी ने हाईलाइट किया है कि प्रेस रिलीज में कि वो अब इसके बाद भी प्राइस हाइक्स में भी लेना पड़ेगा उनको, कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेते रहेंगे जब तक ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि उनको प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, कॉस्ट सेविंग मेजर्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स की बात करें, रेवेन्यू कंपनी की वहाँ डबल हो चुके हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, और कंपनी रूरल प्रेजेंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने जो मेजर्स लिए वो है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उनकी कंटिन्यू रही है, और वो उनके रूरल प्रेजेंस और रूरल जर्नी को पे भी फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ब्रिटानिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताए। और इसी के साथ बताते चलें कि कल टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, किन बातों पर रहेगी नज़र, क्या है उम्मीद, ये सब बातें बता रही है हमारी सहयोगी अशेषा। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ या डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से, बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे, और इसी कारण बॉटम लाइन पे हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड एबिटा पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं, और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं, और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजली संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश में बिजली की स्थिति में सुधार आ रहा है। 1 मई को देश में 207 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 30 अप्रैल को बिजली की कमी 5,816 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। वहीं कोल इंडिया ने दावा किया है कि उसने पावर प्लांट्स के लिए कोयला की सप्लाई में 16% का इजाफा कर दिया है। कोल इंडिया का कहना है कि पिछले साल अप्रैल महीने के मुकाबले 15.6% कोल सप्लाई बढ़ी है। उसने अप्रैल महीने में 49.7 मिलियन टन कोयला पावर प्लांट्स को सप्लाई किया है, जो अप्रैल 2021 के मुकाबले 6.7 मिलियन टन ज्यादा है। संकट और कोयला सप्लाई को लेकर चल रहे ताजा घटनाक्रम को जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, पावर डिमांड में लगातार तेजी और राज्यों की तरफ से आ रही पावर कट की घटनाओं के बीच कुछ राहत की खबर है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो पिछले कुछ समय से देश भर में पीक आवर्स के दौरान जो पावर शॉर्टेज की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिल रही है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो एक तरफ जहां 28 अप्रैल को पीक आवर्स के दौरान जो पावर शॉर्टेज की स्थिति थी वो थी 10,700 मेगावाट की, जो कि 29 अप्रैल को घटकर हो गई 8,116 मेगावाट। उसी तरीके से 30 अप्रैल को जो ये आंकड़ा है वो है 5,816 मेगावाट का। लेकिन आपको हैरानी इस बात की होगी अगर आप 1 मई के आंकड़े पर नजर डालेंगे
जो पीक आवर्स के दौरान पावर शॉर्टेज के आंकड़े हैं वो हैं 207 मेगावाट। जी हाँ, सिर्फ 207 मेगावाट। माना ये जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से मौसम ने जो करवट ली है, देश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है, उसकी वजह से पावर डिमांड में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा कोल इंडिया ने जो बयान जारी किया है वो कहा है कि अप्रैल महीने में पावर प्लांट्स को जो कोयले की सप्लाई है उसमें 16% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। कोल इंडिया ने अप्रैल महीने के दौरान 49.7 मिलियन टन कोयले की सप्लाई जो है वो पावर प्लांट्स को की है, और अगर आप अप्रैल महीने में देखें तो रोजाना आधार पर करीब 1.6 मिलियन टन कोयले की सप्लाई जो है वो कोल इंडिया ने की है। लेकिन सरकार के पास इस बात के अनुमान है कि आने वाले दिनों में पावर डिमांड में और तेजी आ सकती है, और अगर मानसून से पहले पावर प्लांट्स के पास कोयले के पर्याप्त स्टॉक नहीं रहते हैं तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। लिहाजा लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय आपस में बैठकें कर रहे हैं, कई तरह के फैसले लिए गए हैं सप्लाई में सुधार के लिए। गृह मंत्रालय के लेवल पे भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सप्लाई में तेजी आएगी और फिर पावर प्लांट्स के पास कोयले की पर्याप्त स्टॉक होंगे, जिससे कि जो पावर संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है उसको दूर किया जा सकेगा। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं ओला, उबर, जुगनू जैसी कैब सर्विसेज की, जो किराए को लेकर, कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर और कई दूसरी मनमानियों को लेकर विवादों में हैं। क्या हैं उनकी शिकायतें, क्या हैं लोगों को उनसे शिकायतें, और क्या है इन सभी बातों के समाधान, इसी पर पेश है आज का स्वदेश विशेष। उबर, ओला, जुगनू जैसे कई तरह के कैब की सर्विस तो आपने ले ली होगी, मगर कई लोग इन सर्विस को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, खासकर किराए को लेकर, कैंसिलेशन चार्ज को लेकर और दूसरी मनमानियों को लेकर, जिसको लेकर अब जब शिकायतें बढ़ी तो सरकार अब सख्त हो चुकी है। और इसी पर इन एग्रीगेटर्स की अगले हफ्ते पेशी है। क्या है शिकायतें और सफाई, इन पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ऐप के जरिए मिलने वाली कैब सर्विस जो पहले तो लोगों को खूब रास आई, मगर अब ये सर्विस लोगों की शिकायतों से भरी पड़ी है। जैसे एक समान दूरी के लिए अलग अलग किराया, किसी भी राइड का गलत तरीके से कैंसलेशन, कुछ सर्विस के लिए गलत तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज, ड्राइवर्स का एसी चलाने से इनकार करना, वॉलेट की जगह कैश देने वालों को प्राथमिकता देना। भी लाखों लोगों की शिकायतों के बाद केंद्र ने मोर्चा संभाला। अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है।
इसमें सभी एग्रीगेटर्स शामिल होंगे जो किराए को लेकर और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम पर चर्चा करेंगे। साथ ही कस्टमर्स पर लगाए गए चार्ज पर भी सफाई देंगे। आपको बता दें कि लोगों की कई शिकायतों के बाद सरकार एक्स्ट्रा चार्ज के अलावा किराया और कैंसिलेशन चार्ज की भी जांच कर रही है। देखना होगा कि मीटिंग में क्या निकल कर आता है। ET Now स्वदेश। चलिए सर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। जहांगीर घई जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और प्रदीप सरकार जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है। जहांगीर सर, आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, जब आप मुंबई में ऑटो लेते हैं और ऑटो वाला कोई मनमानी करता है ना, तो आप सबसे पहले बोलते हो चल पुलिस स्टेशन चल, और वहीं पे वो घबरा जाता है। लेकिन ओला और उबर की हम बात करें या बाकी इन सर्विसेज की बात करें तो ना तो यहाँ कोई कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है और वो ऐप के थ्रू आप पहुँच भी नहीं पाते हो किसी के पास। तो कितना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बने इन ऐप्स के साथ? ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बहुत बहुत जरूरी है। अभी जो है तो अगर कोई शिकायत होगी तो कस्टमर केयर का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो पैसेंजर है वो ड्राइवर से की मनमानी को झुकने का कंपलसरी होता है। ट्रैवल करने की बाद आप ऐप से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब ये शिकायत करते हैं तो स्टीरियोटाइप रूटीन रोबो जैसा रिप्लाई मिलता है, वी हैव लुक्ड इनटू इट, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जो शिकायत है उसका रिड्रेसल ग्राहक को नहीं मिलता है। अगर ऐसा समझो ड्राइवर ने एसी चलाने का मना किया तो उसके लिए रिडक्शन इन फेयर, पैसेंजर पे एटलीस्ट सूट पहन के पसीना पसीना हो गया तो उसका डिस्कम्फर्ट के लिए ड्राइवर को कोई पेनल्टी नहीं लगता है। ड्राइवर्स खड़े रख के लास्ट मिनट कैंसिल कर देते हैं ट्रिप, उसके लिए भी कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि सरकार कोई नियम लाए जिससे ग्राहकों की शिकायत और ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकेंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस में एक काली पीली रेगुलर टैक्सी में 60 रुपीज होगा, एसी कैब कूल कैब में उसका 90 होगा, लेकिन उबर की के ओला की मिनी कैब में 130 रुपया होगा, वो नॉन पी कार्स में। जब पी कार्स में ट्रैवल करते हैं तो उसका 250% इंक्रीज हो जाता है फेयर, मतलब 120 की जगह 280, 300, 320 ऐसा चार्ज लगाते हैं। और इतना चार्ज लगाने के बाद भी अगर पैसेंजर की सुविधा के लिए वो नहीं चलाते हैं, रफ चलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो गवर्नमेंट का नियम लगाने का बहुत बहुत जरूरी है। प्रदीप सर, आपके पास आता हूं मैं। जो सर्च प्राइसिंग की बात हुई है, अभी मुंबई में कुछ दिनों में बारिश होने वाली है। जैसे मुंबई में बारिश पड़ती है, छींटे भी पड़ते हैं और बादल भी आते हैं, तो सर्च प्राइसिंग जो है वो 1.3 से 2x हो जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप हजार 1,500 रुपये देते हैं 20-20 किलोमीटर की दूरी के लिए। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको कैब्स नहीं देती हैं कि ये सर्च प्राइसिंग कब लगती है, क्यों लगनी चाहिए। क्या इसको लेकर सबसे पहले एक कहीं ना कहीं सरकार को एक नियम तय करने चाहिए कि आप कब सर्च प्राइसिंग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, या फिर सर्च प्राइसिंग की ज़रूरत ही क्यों है? आप एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका जो ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी एकदम जीरो है। एंड पहले जो वक्ता बोला था जो कोई नियम नहीं है, ऐसे मर्जी बढ़ा देते हैं। आप जो बोला आपको बारिश में 2 टाइम्स हो जाता है सर्च प्राइस। जब तक एक रेगुलेटर गवर्नमेंट तरफ से कंट्रोल रेगुलेटर एप्स में जब इंटीग्रेटेड नहीं होगा, दैट मीन्स आपका साथ अभी क्या है, कस्टमर है दैट जो यूजर्स ड्राइवर एंड ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है एप्स एग्रीगेटर्स। और एक मेरा जो विचार है जे और एक आपका गवर्नमेंट तरफ से एक रेगुलेटर को साथ साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सो जो आप मनमानी कर रहे हो
it is also getting recorded in the government regulatory systems through this integrated app. वो इंटीग्रेटेड ऐप नहीं है, इसलिए सबसे प्रॉब्लम ये है, जैसे पहले व्यक्ति बोला, जस्ट कंप्लेंट करने के बाद एक उत्तर आ जाता है, वी लुक इनटू द मैटर। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ, बट कुछ रफा दफा होता नहीं है। जब और एक तरफ से जब गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड चला जाएगा, ये जवाब नहीं देगा तो गवर्नमेंट उनको डांटेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म आप लोग चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। जब टू वे ट्रैफिक नहीं होगा, तब तक आपको ट्रांसपेरेंसी जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक ऐसे मनमानी चलता ही रहेगा। आप क्या करोगे? जहांगीर सर, आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, कभी आपने ओला उबर से जब कंज्यूमर की कैब्स कैंसिल हुई हैं, कंज्यूमर परेशान हुआ है, 20-20, 30-30, 40-40 मिनट तक लगातार वो 7 मिनट दिखाता है, फिर वो 2 मिनट आप देख रहे हो कैब कहीं और रास्ते में जा रही है, फिर आप उसको कॉल कर रहे हो, वो कह रहा है सर कैश है, कार्ड है। क्या आपने कभी ओला उबर से इसका जवाब मांगने की कोशिश करी, और क्या उनका कोई जवाब आया है? कोई सिस्टम है जहाँ पे वो आम आदमी का या आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट है उनकी बातों का जवाब देते हैं? नहीं, वो जवाब नहीं देते हैं। मैंने सोशल मीडिया जो फेसबुक के उनके पेज है, उधर जब भी कंप्लेन किया है तभी थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं तो आप ऐप से कंप्लेन करेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ग्राहक 15-20 मिनट खड़ा रहता है, टैक्सी आएगी, लास्ट मिनट वो ड्राइवर बिजी ऑन अनदर ट्रिप, ही इज कंटिन्यू अनदर ट्रिप, ही विल रीच यू शॉर्टली, यानी वो ट्रिप खत्म करने के बाद वो कैंसिल कर देते हैं हमारा ट्रिप, और वो कैंसिल करेंगे तो सॉरी ड्राइवर कैंसिल। उसके बाद आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं ऐप की थ्रू से, किसी को टाइम नहीं रहता है इतना फॉलो अप करने के लिए, आपका टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। कितनी बार ड्राइवर आते हैं, रॉन्ग पॉइंट पे खड़े रखते हैं, वन वे होता है, पीछे निकल रहते हैं कि आगे निकल जाते हैं, और बाद में ग्राहक को बोलते हैं आप पॉइंट पे आइए जिधर हमारी गाड़ी खड़ी है, और वो रीच डेस्टिनेशन करके, रीच पिकअप पॉइंट करके वो मीटर चालू कर देता है। तो कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वेटिंग चार्ज लगा देता है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, और उसके बाद वो वेटिंग चार्ज डिस्प्यूट करने के लिए ऑन प्रिंसिपल मैं करता हूँ, डिस्प्यूट किया है, मेरे को रिफंड मिला है, लेकिन जो चार्ज रिफंड मिला है उससे मेरा टाइम ज्यादा प्रेशियस है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर इनबिल्ट सिस्टम होना मांगता है टू सी कि जो ग्राहक का पॉइंट है वो बराबर ड्राइवर उधर पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, वो पिकअप पॉइंट पे है नहीं है, वो बराबर रूट लेता है, कस्टमर को घुमाता है, उसके ऊपर कोई बिल्कुल भी ग्रीवेंस का मैकेनिज्म नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण का जो है, अभी मीटर तो चालू कर दिया, ओटीपी दिया, एसी नहीं चालू होता है, एसी नॉट वर्किंग। जैसे चालू हो गया मेरा तो मीटर चालू हो गया बिलिंग का, मैं कैंसिल भी करूं तो मेरे को चार्ज लगता है। जी प्रदीप सर आपके पास आऊंगा मैं यहाँ पर। उबर तो ग्लोबल कंपनी है, बहुत सारे देशों में चलाती है, आपने कई देशों के ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है और उनकी प्लानिंग को पढ़ा है। क्या ये दिक्कतें ग्लोबल हैं या हिंदुस्तान में ही क्योंकि इस तरीके की चीज़ें चल जा रही हैं तो उबर का इस तरीके का व्यवहार है? ओला चलिए हिंदुस्तानी कंपनी है, पर उबर तो पूरी दुनिया में है। मेरे को पूछ रहे हैं आप? हाँ प्रदीप सर, आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैं ओला उबर में ज्यादा सफर नहीं किया विदेश में, जनरली मैं मेट्रो एंड बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर किया, इसलिए ओला उबर का जो सिस्टम्स है बाहर में I will not be able to throw much light, but ये मैं अच्छा तरह से समझा जो हमारा सिस्टम में जो अभी चल रहा है, जैसे जो पहले जो वक्ता बोला था कैंसिलेशन वंस, मेरा टाइम में 3 बार कैंसिलेशन हुआ। I was about to miss the train, so उसके लिए जिम्मेदारी कौन होगा? There is no as such any responsibility. So that's why I was telling there should be a control media, government operated media, or some what you call your organization, regulator, whatever you see, have to be designed into the systems, so that for example they also have to fix up the responsibility.
एक जब कैंसिलेशन कर देते हैं उसका पेनल्टी कैसे है? आई हैव सीन एट मेनी प्लेसेस द कैंसिलेशन के दे हैव टू पे द डबल द पेनल्टी। ये जो सिस्टम जब तक लागू नहीं है तब तक तो वन वे ट्रैफिक डिक्टेटर का माफी ये चलेगा। सो मैं जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ओला उबर जो कर रहा है ऑल्सो दे आर नॉट एडहियरिंग टू द रूल्स एंड दे मनमानी कर रहा है एंड इसका साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट नहीं होगा तब तक तो इनको आप सीधा रास्ता में ले आ नहीं पाएंगे। और अब बात महंगाई की। चुनाव के बाद से रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई का साया पड़ गया है। डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़े ही हैं, साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसके रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जब भी पहली तारीख आती है कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ चुके होते हैं। आखिर इन बढ़ते दामों का असर क्या होने वाला है, पेश है इसी पर हमारा आज का स्वदेश विशेष। जब से चुनाव निपटे हैं रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई का साया पड़ गया। डीजल पेट्रोल के दाम तो हाई हैं ही, कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी अब धमाके के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने से जब भी पहली तारीख आती है महंगाई के साथ दस्तक देती है और पिछले 3 महीनों से घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में फिर से 102 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अब रेस्टोरेंट के मेन्यू पर भी दिखेगा और आपके घर पर भी दिखेगा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। मई का महीना, पहला दिन और लगा महंगाई का जोरदार झटका। महीने के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़त की गई है और इसी के साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2355 रुपए और 50 पैसे पहुंच गई है। अब दिल्ली में 2253 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2355 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि कोलकाता में 2351 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2454 रुपए का हो गया है। जबकि मुंबई में 2205 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर 2307 रुपए और 50 पैसे में मिलेगा और चेन्नई में इस सिलेंडर की कीमत अब 2508 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पिछले महीने तक 2406 रुपए में बिक रहा था। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट वाले ज्यादा करते हैं और शादियों की सीजन में उनका बजट बिगड़ने वाला है, तो वो आम आदमी का बजट भी बिगाड़ेंगे। जब से 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं तब से महंगाई के मोर्चे से कई ऐसी ही बुरी खबरें आ रही हैं। पिछले महीने अप्रैल की पहली तारीख को भी कुछ ऐसा ही झटका लगा था, जब गैस सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ी थी और इस महीने भी 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए, कितने बढ़ेंगे आपके खाने के बिल होटल में, रेस्टोरेंट में, और कितना दबाव पड़ेगा इंडस्ट्री पर भी, दोनों के बारे में बात करने के लिए अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, सबसे पहले तो पिछले 2 महीने में खाने के दाम कितने बढ़े रेस्टोरेंट्स में? जी, अभी तक तो हमने बढ़ाए नहीं है रेट्स, बिकॉज रेट्स ऐसे होते हैं जो सरकार की तरह हम लोग डेली नहीं बढ़ा सकते हैं। मेन्यू प्रिंट कराना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी तक तो हमने अब्जॉर्व किया है रेट, बट अब रेट बढ़ाएंगे बिकॉज जो हमें ऐसा लग रहा था, बिकॉज मैंने वार, जो यूक्रेन की वार चल रही है, शायद उसके लिए प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट अब हमें लगने लगा है कि ये प्राइसेस जो है रहेंगे काफी दिन तक। ये अब नीचे होने की संभावना लग नहीं रही है, इसीलिए अब हम भी अपना जो प्राइसिंग में से बढ़ाने वाले हैं। एटलीस्ट 5 से 7% प्राइसिंग बढ़ेंगे, बट अभी तक तो हमने अब्जॉर्व किया था, बट आगे अब्जॉर्व करना मुश्किल होगा। तो सर, आप कह रहे हैं कि जो खाना अभी 100 का था वो 105, 107 हो जाएगा और ये पहली रेट हाइक है, लेकिन इस हिसाब से चलता रहा अगर तो कैसे सस्टेनेबल होगा लोगों का बाहर जाना, क्योंकि अब घर पे भी दाम बढ़े हुए हैं, बाहर भी दाम बढ़ जाएंगे और होटल्स के रेवेन्यू पर भी इससे कितना फर्क पड़ेगा, आपके मार्जिन पे कितना फर्क पड़ा है? रेवेन्यू पे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, बट हाँ, मार्जिन पे डेफिनेटली जो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट चूंकि होटल्स जो होते हैं, जो 5 स्टार होटल होते हैं, उनका डिपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है रूम रेवेन्यू पे।
उनका डिपेंडेबली F&B फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू पे थोड़ी कम होती है, इसीलिए मार्जिन्स पे जो है 1.5-2% का ये इफेक्ट अभी पड़ा है जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, बट आगे एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा, हमें रेट बढ़ानी होगी। पर क्या आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो ओवरऑल महंगाई है, क्योंकि आदमी घर पे भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, रास्ते में भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आदमी हाथ खींच रहा है कि यार अब जो पहले शायद तक 2 बार छुट्टियों में जाते थे या 1 बार जाते थे महीने में, 2 महीने में 1 बार जाते थे, अब उसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं? क्या आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो जेब है वो तो आप ज़्यादा कट ही रही है पिछले कुछ समय से? क्या हुआ है, कोरोना के बाद न खुलने के बाद लोग जो है इस चीज का ज्यादा महत्व नहीं दिए। पिछले मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, पिछले 2-2.5 महीने का लोगों को जाना था बाहर, एट एनी कॉस्ट गए, ओके, बट हाँ अगर कॉस्ट इसी तरह ऊपर रहा तो डेफिनेटली फिर लोग अपने बजट्स को कर्टेल करेंगे आने वाले वक्त पे। अभी तो क्या होता है, जस्ट खुला था तो एट एनी कॉस्ट हमें जाना है बाहर, आउटिंग करना है, हमें होटल पे जाना है, हमें बाहर खाना है, क्योंकि आज पिछले 2 साल से बहुत डिसरप्शन था, तो अभी तो चल गया, 2-2.5 महीने तो चल गया, बट आगे डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा। तो हमें भी सोचना होगा कि प्राइसिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो लोग खर्च कम करेंगे तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सब सोच करके हमने अभी 2-2.5 महीने से प्राइसिंग बढ़ाया नहीं था कि अभी रहने दो, अभी देखते हैं, क्योंकि एनीवेज बिजनेस जो है वापस आ रही थी, बट गोइंग फॉरवर्ड बहुत डिफिकल्ट होगा। सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की प्राइसिंग बढ़ी है पिछले अगर 2-2.5 महीने में आप देखें तो वो तो फिनोमिनल बढ़ गई है, इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी, घर वालों के लिए भी, सिमिलरली बिजनेसमैन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। सर, आपने बोला सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को आपके हिसाब से क्या सोचना चाहिए, और केवल सोच नहीं, बयान नहीं, एक्शन लेना चाहिए कि महंगाई पे लगाम लगाई जाए? सी बैलेंस, हम लोग जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है, उसको सरकार को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। जो चीजें इंपोर्ट होती हैं एट अ हायर प्राइस, उसको कैसे उसके कंजम्पशन को कम करे, रिप्लेसिंग विद समथिंग विच इज एट अ लोअर प्राइस। तो इन सब विषय में सरकार को सोचना होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस बढ़ाना होगा, तभी जो है इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बट अभी तो स्थिति काफी वोलाटाइल है, देखते हैं हमारे दिग्गज इकोनॉमिस्ट हैं सरकार में बैठे, वो लोग क्या सोचते हैं इसको कंट्रोल करने के विषय में। आरबीआई का भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी तब्दीली लानी होगी अगर इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है। अगर बात करें सर आपके इनपुट कॉस्ट की, पिछले 2 महीनों में कहाँ दाम बढ़े हैं और कितने दाम बढ़े हैं? आपके इनपुट कॉस्ट पे किस तरीके का प्रेशर आया है? हमारा देखिए इनपुट कॉस्ट तो लगभग सभी चीजों में बढ़ गया, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, तेल से लेके सिलेंडर से लेके सभी चीजों का जो है रेट बढ़ा है। बट क्या होता है कि होटल्स में क्या होता है कि अगर 100 रुपया का हमारा रेवेन्यू है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 30% होता है, 30%। अब मान लीजिए कि वो 30% अगर 10% भी बढ़ जाता है तो ओवरऑल इम्पैक्ट 3% का ही पड़ता है, 3 से 4% का पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजों का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण लगभग 5% का इम्पैक्ट जो है पड़ गया ऑलरेडी, जिसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, बट आगे एब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो सारी चीजों का रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों के विषय में सरकार को सोचना होगा, क्योंकि इस तरह से इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा तो बहुत ही मुश्किल होगा, लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बिजनेसमैन को भी और इंडिविजुअल लोगों को भी। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे यही है कि किन किन सेक्टर्स में, क्या केवल खाने की चीज़ों में दाम बढ़ेंगे या रूम रेंट्स भी आपको लगता है बढ़ सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पूरा इम्पैक्ट होता है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है। जहां तक रूम रेंट्स का सवाल है, वो तो अगर आप देखें तो कोरोना पीरियड में रूम रेंट्स काफी डाउन हो गया था। जैसे हमारा जो फ्लैगशिप होटल है वो हमारा 3,000 रुपया के नीचे चला गया था, वो ऑलरेडी अब हम 5,000 पे आ गए। तो इन चीजों का इफेक्ट रूम रेंट पे अभी डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 50-60% ऊपर जा रहे हैं और फर्दर ये जाएगा ऊपर।
तो इनका इफेक्ट ऑन रूम रेंट उतना नहीं ज्यादा होगा, बट यस F&B जो मार्जिन्स पे डेफिनेटली इफेक्ट होगा। सो जिसको हमें कंट्रोल करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है और देखना है कैसे इसका रेट हम कितना बढ़ा के ऑफसेट कर सकेंगे। रेट भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो बिजनेस कम हो जाएगा, ये भी बात है ना कि अगर आप रेट बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपका उतना मार्जिन रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो बात बराबर पड़ जाता है। फिलहाल पीएम मोदी अपनी 3 दिन के यूरोप ट्रिप पर हैं और पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे और उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी के आपसी हितों पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की, जहां बसे भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ।